Hello everyone, myself Dr. Ekta Mohta and today I am discussing about the income tax introduction. So firstly we have to understand the meaning of income tax. So what is the meaning of income tax? Income tax is a direct tax. Direct tax. It is levied directly on the taxpayer means SSC. SSC का मतलब क्या होता है? जो टैक्स पे करता है उस SSC कहते हैं और ये डायरेक्टली किस पे लगता है? SSC पे लगता है, टैक्स पेयर पे लगता है. लेविड ऑन द टैक्स पेयर इन द असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? जिस ईयर में टैक्स अप्लाइड होता है SSC के ऊपर, वो कौन सा ईयर होता है? असेसमेंट ईयर. ओके, तो वो ईयर होता है असेसमेंट ईयर. इनकम टैक्स फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और इम्पोज हुआ था इंडिया के अंदर इन 1960 में. किसने किया था? जेम्स विल्सन ने. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. 1816 में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था शायद पहले, 1860 बाय सर जेम्स विल्सन. और इसके एनेक्टमेंट एंड रूल्स क्या है वो भी देख लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है और ये नेट JRF के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये सब याद रखना है. एनेक्टमेंट्स क्या है इसके एंड रूल्स क्या है? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1961. इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में और इसको अप्लाइड किया गया था. इसको 1 अप्रैल 1962 से इम्पोज किया गया था इंडिया के अंदर. बल्कि 61 में तैयार हुआ था बट 1 अप्रैल 1962 से इसको इम्पोज किया गया था इंडिया के अंदर. ठीक है. और इसके इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस 1962 में बने. इसके इम्प्लीमेंट किस तरीके से इनकम टैक्स को करना है, इसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसी तरीके से इसमें रूल्स रेगुलेशन है मैं डिस्कस करूंगी अभी आगे की स्लाइड्स में. फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट्स भी एवरी ईयर पासेस होते हैं. इसके अंदर रेट्स ऑफ टैक्स होती है जो हर साल चेंज होती है. सबसे फास्ट इंडिया के अंदर ही चेंज होती है. और सर्कुलेशन एंड एक्सप्लेशन इशूड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इशू करता है सर्कुलेशन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू द इनकम टैक्स. वो भी आगे हम समझेंगे. इसको डिस्क्राइब करूंगी मैं आगे. नोटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव्स इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स. Decision of Supreme Court, High Courts and Appellate Tribunals also discussed in next slide. So Income Tax Act 1961. This act are made in 1961 and came into force in 1962. जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 अप्रैल 1962 से ये अप्लाई हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था इंडिया के अंदर. This act contained 298 सेक्शन. इसके अंदर कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Where is my cursor? मैं आपको ये हाईलाइट कर देती हूँ. 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल्स. ठीक है. अब हम आते हैं इनकम टैक्स रूल्स. अब रूल्स में क्या आएंगे? द रूल्स केम इनटू फोर्स इनटू इंडिया एट 1 अप्रैल 1964. अब इसके अंदर क्या आएंगे? इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से करना है टैक्स को, कौन सा टैक्स को? इनकम टैक्स को. इसके फॉर्मेट क्या है? वैल्यूएशन ऑफ परक्विसाइड्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड देयर एप्लीकेबिलिटी एंड द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. इस तरीके से रूल्स है जो यूज किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू. वो इसमें एक्सप्लेन करके समझाया गया है. फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट The rate of tax are not mentioned in Income Tax Act 1961. ठीक है. जैसा इसमें लिखा हुआ है 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसमें रेट ऑफ टैक्स मेंशन नहीं होती. तो ये ईयर बाय ईयर पास करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और टैक्स रेट बताती है. ठीक है. सर्कुलेशन, इट इज इशूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टाइम टू टाइम बिकॉज सम टाइम इनकम टैक्स प्रोविजन आर नॉट क्लियर. जब भी इनकम टैक्स प्रोविजन क्लियर नहीं होते इनकम टैक्स एक्ट के रूल के थ्रू तो उसको सर्कुलेशन लाके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसको एप्लीकेबल करती है, इसको समझाती है किस तरीके से ये पॉइंट को इस तरीके से समझा जा सकता है इनकम टैक्स के रिगार्ड में. नोटिफिकेशंस, इट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर एग्जेम्पशन टू एम्प्लॉय. अब एग्जामिशन किस चीज़ का, सच एज अलावेंसेस, ग्रेचुटी,
कैपिटल गेन। तो नोटिफिकेशन इसलिए इशूड किए जाते हैं ताकि अपने एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सके, उनको फायदा पहुंचा सके। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है ड्यूटी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सॉरी एग्जेम्प्ट का मतलब है टैक्स फ्री करना। टैक्स फ्री करना किस चीज के लिए? अलाउंसेस के, ग्रेजुटी, कैपिटल गेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जुडिशियल डिसीजन। अब जुडिशियल डिसीजन क्या है? अपीलेट ट्रिब्यूनल, वेरियस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, बट डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये इनकम जो रूल्स इनकम टैक्स के समझ में नहीं आते, इसको इंटरप्रेट कौन कर सकता है? इसको इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वेरियस हाई कोर्ट्स कर सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल कर सकती है, पर जो डिसीजन इसके रिगार्ड में लिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के लिए लिया जाएगा। इंटरप्रिटेशन तो ये तीनों कर सकते हैं, तीनों कौन कौन से? अपीलेट ट्रिब्यूनल, वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। बट इसके रिगार्ड में डिसीजन, इसके रिगार्ड में इनकम टैक्स के रिगार्ड में जो भी इंटरप्रिटेशन तो ये सब कर सकते हैं, पर डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती इस डिसीजन से तो इस डिसीजन को वो अमेंड कर सकती है और इस प्रोविजन को नेग्लिजिबल कर सकती है फॉर फ्यूचर। मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ इनकम आर एज फॉलोज। तो इनकम का सोर्स क्या है? इनकम टैक्स किस पे लगेगा? तो हम देखते हैं इनकम टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम, इसके 5 हेड्स से इनकम टैक्स के, तो हम एक एक करके देख लेते हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में अच्छी तरह समझेंगे एक एक करके। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो भी इनकम आएगी उस पर लगेगा इनकम टैक्स क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है। इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से जो भी इनकम आएगी मीन्स हाउस को रेंट पे देना, लेट आउट करना, इससे जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड करना। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस है और एक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, मतलब खुद रह रहे हैं, और दूसरे को आप रेंट पे दे रहे हैं, तो वो भी हाउस होल्ड में काउंट होगा। दूसरा वाला घर मीन्स जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, लेट आउट की करा रखा है, इससे जो भी इनकम होगी वो हाउस होल्ड में आएगी। इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड भी डायरेक्ट टैक्स लगेगा, मतलब इनकम टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब है शेयर्स को बेचने और खरीदने के बीच में जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। उससे भी जो इनकम होगी वो किस में काउंट होगी? वो इनकम टैक्स में काउंट होगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी इनकम आएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी इनकम आएगी वो भी किस में काउंट होगी? वो भी इनकम टैक्स में काउंट होगी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गई, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ गई। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब है जो भी इन चारों हेड्स में कवर नहीं हुई, सैलरी, हाउस होल्ड, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो कवर नहीं हुई, जो जिन पे डायरेक्ट टैक्स लग सकता है वो अदर सोर्स में आ जाएगी। जैसे कि लॉटरी से जो भी इनकम आती है, तो कैजुअल इनकम, वो भी हम आगे के लेक्चर्स में काउंट करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि इनकम टैक्स में एक्चुअली क्या क्या पॉइंट्स है और क्या क्या चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर्स में। सो मीनिंग ऑफ पर्सन, अब कितने टाइप के पर्सन है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जैसे कि रमेश, सुरेश, महेश, सीता, गीता एक्सेट्रा। और हाउ HUF, HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदुओं में ऐसा होता है कि वो फैमिली बिजनेस चला लेते हैं और उसको HUF नाम के रजिस्टर करवा लेते हैं, तो उसे HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो अपना खुद का फैमिली का बिजनेस करते हैं और आपस में ही इसका प्रॉफिट बांट लेते हैं, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाती है। वो भी एक तरह से पर्सन है, उसमें भी टैक्स लगेगा, मतलब वो भी SSC है कहने का मतलब। एक कंपनी भी पर्सन कहलाएगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। फर्म भी कहलाएगी। और AOP, BOI, AOP मतलब BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे कि यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अब SSC का क्या मतलब होता है? SSC का मतलब होता है जिसको पेमेंट, मतलब जिसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स पेयर। और असेसमेंट ईयर कैसे कहेंगे? असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हमको टैक्स पेड करना है वो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर
12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक चलता है। और इस साल का असेसमेंट ईयर है 2021। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? प्रीवियस ईयर का मतलब है वो ईयर जिसके अंदर आपने कमाया है, जिसके अंदर आपकी इनकम हुई है, उस प्रीवियस ईयर पे टैक्स का कौन से ईयर में लगता है? असेसमेंट ईयर में। मतलब पिछले साल आपने जो कमाया है, इस साल उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इस साल मतलब असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के इनकम में। ठीक है, ये भी एक 12 महीने का पीरियड होता है। असेसमेंट ईयर हमारा इस साल का है 1920 एंड ये भी 1 अप्रैल 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे टैक्सेशन ऑफ इनकम इन करंट ईयर। करंट ईयर में कौन कौन से, वैसे तो मैंने बात बताया आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में, पर कुछ इनकम्स ऐसी है, एक्सेप्शन कुछ ऐसे हैं जिन पे टैक्स करंट ईयर में ही लग जाता है, मतलब असेसमेंट ईयर में ही लग जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अब नॉन रेजिडेंट है, वो हमारे इंडिया में रहने वाला ही नहीं है, वो इंडिया के बाहर का बंदा है और वो शिपिंग बिजनेस करता है इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया में स्टॉक को लाना और ले जाने का काम करता है। तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हमारी गवर्नमेंट। तो उस टाइम ही, जिस टाइम वो आता है उस टाइम ही उससे प्रॉफिट होता है नॉन रेजिडेंट को हमारे इंडिया से, उस टाइम उस पर टैक्स लग जाता है। और ऐसा पर्सन, ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ने वाला है, तो इंडियन पर इंडिया छोड़ने वाला है फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए, तो उस पर भी उसी साल जिसने उसकी इनकम हुई है, उस साल उसने इंडिया से जो भी कमाया है उस पर टैक्स लग जाएगा। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट एंड पर्टिकुलर पर्पस। अब ये से है कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि इवेंट किया गया, आईफा अवार्ड्स, फिर समझाती हूँ मैं आपको। अवार्ड्स तो आप सब लोग देखते ही होंगे, तो अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स हुआ। आईफा अवार्ड्स पर्टिकुलर इवेंट है, पर्टिकुलर ईयर के लिए हिसाब से होता है, तो उसे कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज कर सकता है, बॉडी ऑफ, जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इवेंट करते हैं तो उस टाइम ही उन पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि वो रेगुलर तो उनका काम है नहीं। तो रेगुलरिटी अगर वो ईयरली बिजनेस करते हो तो ही अपन उसका दूसरे ईयर में ले सकते हैं टैक्स। बट इसका पर्टिकुलर एम है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज हुआ है इवेंट, इसलिए हम इसको उस टाइम में टैक्स लगेंगे, एट अ मोमेंट टैक्स लग जाएगा इसका। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, जैसे टैक्स को अवॉइड करने के लिए किसी ने अपने फादर को, सिस्टर को या मतलब वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी हो, तो उसमें भी पता लगते ही टैक्स उसी टाइम एप्लीकेबल हो जाएगा। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो रहा है तो उस जिस साल वो बंद हो रहा है उस साल उस पर टैक्स इम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स कभी नहीं लगता है अगर वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, फॉलोइंग आर द एग्रीकल्चर इनकम। जैसे कि अब एग्रीकल्चर इनकम के किस केस से समझेंगे? एग्रीकल्चर के लिए हमने कोई लैंड ले रखा है, कोई जगह ले रखी है, उससे हमें रेंट रिसीव हो रहा है। जैसे मेरी जगह है, मैंने किसी को रेंट पे दे रखी है, पर वो वहाँ पर क्या कर रहा है बंदा, जिसको मैंने रेंट पे दे रखी है, वहाँ खेती कर रहा है, खेती की जमीन है, वो खेती ही कर रहा है, तो वो रेंट क्या कहलाएगी? माय हाईलाइटर, वो रेंट ही एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अब मेरा लैंड है तो मैं खुद एग्रीकल्चर कर, मतलब वहाँ पर खेती बाड़ी कर रही हूँ, तो उससे जो इनकम होगी मुझे वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, वो भी एग्जेम्प्टेड होगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर से जो भी हमें खेती से जो भी मतलब क्या बोल सकते हैं प्रोड्यूस मिला, प्रोडक्ट मिला, जैसे कि मैंने गेहूं की खेती करी थी तो खेती में मेरे को गेहूं मिला, अनाज, बाजरा वगैरह, उनको सेल करने पर जो भी इनकम होगी वो भी कहलाएगी एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज होने वाली बिल्डिंग, जैसे कि हमने स्टोव के लिए यूज कर रखी हो या खेती के काम में आ रही हो, खेती के काम में जैसे कि खेती के बीज वगैरह, स्टोव वगैरह, खेती का जो भी वहाँ रखा हुआ है या खुद लेबर वहाँ रह रहा है, तो वो भी इसमें काउंट होगी, एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी, और वो भी टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। अब कुछ इनकम्स हैं जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम्स है,
वो कौन कौन सी है? जैसे रबर का मैन्युफैक्चरिंग करना, किसका? रबर का, तो इसमें 65% ही इनकम एग्रीकल्चर है, बाकी 35 बिजनेस की इनकम समझते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कॉफी का बिजनेस है, इसमें 75 है, रबर के में 65 है और कॉफी में 75 है। ग्रोविंग मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉफी ग्रोन, ये ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी का 75-25% है। ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, रोस्टेड, प्योर्ड एंड ग्राउंडेड, तो ये जब दो ये प्योर, रोस्टेड, ग्राउंडेड जुड़ जाता है ना, तो 60% ही हम मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप ग्रोविंग कर रहे हो, उगा रहे हैं कॉफी को और उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो 75% है। अगर आप रोस्टेड, प्योर, सारी बातें ही हो रही हैं, ग्राउंडेड वगैरह, तो इससे 60-40 है, 60% की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम समझा जाएगा। इनकम फ्रॉम टी का बिजनेस होता है। अगर आपने चाय की खेती कर रखी है, तो उससे जो होने वाली इनकम का ही 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और इस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।